आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। अरे बिल्कुल शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लिया कीजिए। और हाँ, याद रखिएगा, यूपी पुलिस के लिए आप सभी के पास कांस्टेबल की बुक है। 10 प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, 5 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इनमें से कौन है जिसने जो है रैयतवाड़ी प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की थी? ठीक है, मैकार्टनी, एल्फिंस्टोन, थॉमस मुनरो और जॉन लॉरेंस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी? मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसा करने वाला व्यक्ति था कौन, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ जरा कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी। हाँ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थॉमस मुनरो। ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। आगे देखें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो बंगाल है इसके प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं ये कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बंगाल के पूछ रहा है। याद रखिएगा, किसके? बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में पूछ रहा है। ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग। देखो ध्यान दो, अगर बंगाल के गवर्नर की बात करें, किसकी? बंगाल के गवर्नर की बात करें तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक, अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक, ये याद रखिएगा। और अगर हम भारत के पहले वायसराय की बात करें, भारत के पहले वायसराय की बात करें तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अंतिम वायसराय की बात करें तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ये याद रखिएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है? आगे देखें, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की?
अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था जिसके चलते उन्होंने भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। देखो सब कुछ हो सकता है पर यह नहीं हो सकता, है ना। फॉर व्हाट पर्पज डिड द ब्रिटिश स्टार्ट रेलवे इन इंडिया? भारत में, इंडिया में रेलवे स्टार्ट करने का उनका पर्पज था क्या, है ना। टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया, टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, टू डिलीवर फूड ग्रेन्स इन केस ऑफ फेमाइन, सो दैट इंडियंस कैन रोम फ्रीली इन द कंट्री। ठीक है, क्यों? तो सही कारण है इसका, ताकि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह सैनिक टाइम से पहुंच सके और जो भी व्यापार वगैरह है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए उन्होंने रेलवे की व्यवस्था की थी और रेल लाइन बिछाई थी। भारी उद्योग बढ़ाना है ऐसा कुछ नहीं था, भारत के तो उद्योग खत्म करने ये इनका एम था। ठीक है, दुर्भिक्ष स्थिति मतलब अकाल की स्थिति में जो है खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। भारतीय घूम सके स्वतंत्रता से, क्या ही मतलब है इसका। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में किया था? लॉर्ड कैनिंग, रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। विच गवर्नर जनरल अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया? सहायता किसने की थी इनकी? तो याद रखिएगा, सहायता की है राजा राम मोहन राय। किसने की है? सहायता की है राजा राम मोहन राय ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने याद रखिएगा आपका 2 अखबार निकाले थे, एक था संवाद कौमुदी। क्या था? एक था इनका अखबार संवाद कौमुदी और एक था मिरातुल अखबार। क्या था? मिरातुल अखबार। ठीक, चलो। अच्छा, भारत में सती प्रथा का जो अंत है वो किसने किया था? यह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? यह किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, रिपन को याद रखिएगा स्थायी स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, डलहौजी याद रखिएगा, इसे जाना जाता है व्यापकत के सिद्धांत को। व्यापकत का जो सिद्धांत था, व्यापकत का सिद्धांत लेकर आया था ये, इसके लिए इसे जाना जाता है, ये याद रखिएगा। कैनिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है ना, जो कैनिंग है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जो कैनिंग है वह आपका भारत का पहला वायसराय था। इसी के समय पर याद रखिएगा 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति जो है वो इसी के समय पर हुई थी। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारत में रहा था और उस पर जो है क्या किया गया था? उस पर महाभियोग चलाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लंदन में, यानी कि ब्रिटेन में। ठीक है, हालांकि बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में इसने खुद को फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, याद रखिएगा। नाम है इसका वॉरेन हेस्टिंग। नाम क्या है? नाम है इसका वॉरेन हेस्टिंग, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, याद रखिएगा इसी ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था। जो बंगाल में जो द्वैध शासन लगा हुआ था, द्वैध शासन, ठीक है, इसको क्या कर दिया था? इसको समाप्त कर दिया था। बंगाल में जो द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया था इसने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कार्नवालिस के बारे में याद रखिएगा, इसको सिविल सेवा का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल सेवा का जनक। क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक जो है इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा इसी ने बनाई है कार्नवालिस संहिता। क्या? कार्नवालिस संहिता। जो कार्नवालिस संहिता है या जो कार्नवालिस कोड है वो लिखवाया था इसने। बेसिकली क्या है ना, पहले न्याय जो होता था ना, तो हिंदुओं के लिए जो हिंदू ग्रंथ, धर्म ग्रंथ थे उनसे होता था, और जो मुस्लिम थे उनके लिए मुस्लिम ग्रंथ जो थे उनसे न्याय होता था। इसने कहा ठीक है यार, दोनों को समाहित करके एक बनाओ, कार्नवालिस संहिता, इसी से न्याय करते हैं, है ना। तो ये था। ठीक, ये याद रखिएगा। विलियम बेंटिक के समय में याद रखिएगा ठगी प्रथा का अंत हुआ है। किसका? ठगी प्रथा। 1830 में इसके समय में अंत हुआ है।
और याद रखिएगा इसके लिए इसने नियुक्त किया था कर्नल स्लीमैन को। किसको? कर्नल स्लीमैन को जो है नियुक्त किया था इसने, ये याद रखिएगा। किसको? कर्नल स्लीमैन को इसने नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है? देखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल था बेंटिक, है ना। अब जब पहला ये था तो अंतिम, बंगाल का अंतिम तो यही हुआ ना। देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? हेस्टिंग, ठीक है, ये अंतिम था। पहला गवर्नर जनरल भी यही था, ये पहला था। इसके समय पर गवर्नर जनरल का पद था, फिर उसे समाप्त कर, सॉरी गवर्नर का पद था, बंगाल का गवर्नर, इसके समय पर एक पद था, समाप्त कर दिया कि अब से गवर्नर को गवर्नर जनरल कहेंगे। अब इसे हटा थोड़ी देंगे, इससे कहा कि चलो आज से तुम गवर्नर जनरल, ठीक। इसी तरह से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था बेंटिक, ठीक है। अब बेंटिक के समय पर ही पारित हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसे भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे, ठीक है। तो इससे कहा कि देखो जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है उसको अब हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे, यानी कि जो तुम, यानी कि जो बेंटिक है, अब ये गवर्नर जनरल होगा लेकिन भारत का। बंगाल का अंतिम यही हुआ, हटाएंगे थोड़ी इसको, इसको भारत का बना दिया, है ना। तो भारत का पहला हो गया और बंगाल का अंतिम हो गया। क्या हो गया? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ये हो गया। तो ये याद रखना, इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये कि जब ये पद पर थे ना उसी समय नया पद बना, तो इनको एज इट इज उठा के नए पद पे रख दिया, ठीक। जैसे मान लो ये गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, उस पद पर ये आसीन था। ब्रिटेन ने कहा, या जो कंपनी है उसने कहा कि अब भारत का एक गवर्नर जनरल होना चाहिए, तो किसे रखें? बंगाल वाले को उठा के रख लेते हैं। तो बंगाल वाले को उठा के पद का नाम कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, उसी को उठा के वहां पेस्ट कर दिया। तो ये जो व्यक्ति था बेंटिक, ये बंगाल का क्या हुआ? अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। बात समझ में आ गई? ये है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? कार्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ और सर हेनरी हॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज कंसर्न विद द एवोल्यूशन ऑफ ठग्स, है ना। अभी अभी मैंने बताया ठगी प्रथा का अंत जो है ये विलियम बेंटिक के समय पर हुआ था। इसके समय पर सती प्रथा का अंत हुआ था। कब? 1829 में। और इसके एक साल बाद इसने ठगी प्रथा का अंत किया था। किसे नियुक्त किया इसके लिए? इसके लिए इसने नियुक्त किया था कर्नल स्लीमैन को, ठीक। आगे, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? देखो क्या कह रहा है, अपनाया गया नहीं, नहीं अपनाया गया। सतारा, नागपुर, झांसी और पंजाब। इन ऑर्डर टू एनेक्स विच इंडियन स्टेट द स्टेट अबडक्शन पॉलिसी वाज नॉट एडॉप्टेड। सतारा, नागपुर, झांसी और पंजाब। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ठीक। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को अपनाया गया है? नहीं अपनाया गया है। देखो, राज्य अपहरण नीति या जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है। लेकर कौन आया था? डलहौजी। जब डलहौजी आया ही था उसी समय ये इस नीति को ले आया। 1848 से 56 तक ये रही। जब ये आया था उससे पहले हुआ था पंजाब का युद्ध, है ना। पंजाब के साथ युद्ध चल रहा था जिसमें जो सिख थे ये हार गए थे। क्या हो गए थे? पराजित। जब ये हार गए थे उस समय डलहौजी आया था, है ना। तो जब ये हार गए, जब हारी गए तो इनके साम्राज्य को क्या किया? इनके साम्राज्य को ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या कर लिया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जो पंजाब है ना, इसका एनेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर नहीं हुआ है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर नहीं हुआ है। सतारा पहला था। 1854 में झांसी को जो है इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जाया था, लेकिन पंजाब को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं कब्जाया गया है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको नहीं कब्जाया गया, ठीक। आगे देखो, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला और कलकत्ता से रानीगंज। फ्रॉम वेयर बाय द टेलीग्राफ लाइन फर्स्ट लेट। जो टेलीग्राफ लाइन है ये कहां से कहां तक सबसे पहले बिछाई गई है। ठीक इसी तरह से पूछता है कि रेल लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई है। रेल लाइन सबसे पहले बिछाई गई है मुंबई से थाने,
लगभग 30-34 किलोमीटर के समथिंग थी ये याद रखना, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला करके एक कंपनी थी, उसने डाली थी ये लाइन सबसे पहले 1853 में। डलहौजी के समय में ये लाइन पड़ी है, ठीक। पहली टेलीग्राफ जो लाइन है ये 1854, इसके एक साल बाद पड़ी है, और ये पड़ी है कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता उस समय राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो कलकत्ता से आगरा के लिए ये डाली गई थी, ये याद रखिएगा। कहां से? कलकत्ता से आगरा के लिए ये लाइन डाली गई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखें। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या फिल इन द ब्लैंक्स में की गई थी। द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, कोलकाता। लॉर्ड मेयो द वायसराय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड इन। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कब की गई? देखो, लॉर्ड मेयो ही है जिसने 1872 में पहली बार सेंसस कराया था, यानी कि जनगणना कराई थी, ठीक है। इसके बाद 1881 में रिपन ने जो जनगणना हो रही थी इसको क्या कर दिया? इसको नियमित कर दिया। क्या कर दिया? इसको नियमित कर दिया, ये याद रखना। क्या कर दिया? इसको कर दिया था नियमित, ठीक है। समझ रहे हो? इसको क्या किया? इसको कर दिया था नियमित, ये याद रखिएगा। ओके, हाँ, अच्छा, इसकी जो हत्या है ये किसने की थी? एक व्यक्ति था शेर अफगान करके, अफगानी था। कहां पर की थी? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में ये बाहर टहल रहा था, घूम रहा होगा, खाना वाना खा के नाश्ता वाश्ता करके टहलने निकला होगा, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर में टहल रहा था, वहां शेर अफगान नाम के एक अफगानी ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। ये याद रखना। किसकी? मेयो की, ठीक। किसकी? तो याद रखिएगा मेयो की। आगे देखो, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसके आगे की कहानी सुनो। जो माउंटबेटन है ये अंतिम है। माउंटबेटन क्या है? माउंटबेटन है अंतिम। माउंटबेटन क्या है? माउंटबेटन है आपका अंतिम। अब इसके बाद भारत हुआ स्वतंत्र। स्वतंत्र होने के बाद भारत ने वायसराय का पद तो हटा दिया, गवर्नर जनरल का रखा, है ना। जो भारत था जब स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल का पद बनाया। इस गवर्नर जनरल के पद पर पहला व्यक्ति जो बैठा वो कौन था? माउंटबेटन, ठीक है। कौन बैठा? माउंटबेटन। दूसरा व्यक्ति जो इस पद पर आया वो कौन थे? वो थे CR गोपालाचारी, मतलब सी राज गोपालाचारी, गोपालाचारी, ठीक है। इसके बाद कौन बैठा? कोई नहीं, यही अंतिम भी थे, है ना। इसके बाद जो है ये जो पद है इसी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? ये, ठीक है। दूसरे गवर्नर जनरल कौन हुए? ये। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? ये। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? ये। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? ठीक है। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन की टांग कभी इधर से पकड़ लेता कभी उधर से पकड़ लेता, बस इतना ही है, ठीक है। ये याद रखना। इसने एक घोषणा की थी, है ना, और इसकी घोषणा को ही कहा गया था अगस्त प्रस्ताव, है ना। निम्नलिखितों ने जो घोषणा की थी उसी घोषणा को कहा गया अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी? कर्जन के समय कौन सी घटना नहीं घटी है वो पूछ रहा है। बंगाल का विभाजन हुआ, बिल्कुल हुआ 1905 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1903 में हुई। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा, हाँ लगा तो था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये हुई है 1885 में। किसके समय में? डफरिन के समय में। किसके? डफरिन के समय। बस यही एक काम इसके समय में नहीं हुआ, बाकी के सारे काम इसके समय में हुए हैं, ये याद रखना, ठीक। इसके बारे में याद रखना, जो बंगाल विभाजन है ये आपका, इसके विरोध में आंदोलन चला था जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, ठीक। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, जो 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था। कब से? 7 अगस्त 1905 से ये स्टार्ट हुआ है, ये याद रखना। याद रखोगे? 1905 से क्या हुआ है? 1905 से ये स्टार्ट हुआ है, बात खत्म। इसमें क्या था? इसमें ना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था कि नहीं चाहिए हमें आपकी वस्तुएं, है ना। विदेशी वस्तुओं का क्या करना था? बहिष्कार करना था,
हाँ, और फिर जब विदेशी वस्तुओं का और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का जो है इन्होंने कहा कि अब स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे जिससे कि अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए 7 अगस्त को हर साल हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, है ना। क्या मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे। ठीक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो इनमें से किसने पारित किया है? लॉर्ड लिटन ने, कर्जन ने, मिंटो ने, रिपन ने। हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट? अगर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करूं तो यह कर्जन के समय में पारित हुआ है। किसके समय में? कर्जन के समय में यह पारित हुआ है, ये याद रखना। आगे, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन है? रिपन, मेयो, लिटन और कर्जन। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? क्वेश्चन है आपका 14वां, स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? बताया मैंने, रिपन को कहते हैं। सटल कूटनीति का विचार निम्न शांति समझौतों के साथ निकटता से जुड़ा है। सटल कूटनीति किसके साथ बड़ी निकटता से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, मध्य पूर्व शांति समझौता, अफ्रीका में शांति समझौता, लैटिन अमेरिका में शांति समझौता और दक्षिण पूर्व एशिया में शांति समझौता। द आइडिया ऑफ सटल डिप्लोमेसी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीस एग्रीमेंट? मिडल ईस्ट पीस एग्रीमेंट, पीस अकॉर्ड्स इन अफ्रीका, पीस एग्रीमेंट इन लैटिन अमेरिका, पीस एग्रीमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा मध्य पूर्व शांति समझौता। क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व शांति समझौता, ये आपको याद रखना है। ठीक। आगे, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? नैतिक, सामाजिक, युक्तिपरक और सजातीय। What type of decisions are usually taken after careful accounting of profit and loss? मतलब कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, इस तरह के जो हिसाब लगाकर कौन से फैसले किए जाते हैं? नैतिक नहीं, वहां तो बस जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है, बात खत्म। समाजवादी नहीं, सजातीय नहीं, होमोजीनियस नहीं, लेकिन युक्तिपरक, रैशनल, हाँ ये सही है। युक्तिपरक या रैशनल, वहां पूरा हिसाब लगाया जाता है, इतना सही है, इतना गलत है, इतना फायदा हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। जैसे कूटनीति में होता है ना, कि अगर हम किसी के देश के साथ संबंध अगर अपने बनाते हैं और अच्छे रहते हैं, कि अच्छे इसके साथ संबंध बनाते हैं, अगर आगे चल गए तो हमको इतना फायदा होगा, नहीं चले तो इतना ही नुकसान है बस, है ना। तो पूरी तरह से नफा नुकसान जो है वो देखते हैं हम प्रॉपर। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो यानी कि सीबीआई भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई फिल इन द ब्लैंक सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय, राज्य, विश्व और समवर्ती, है ना। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस इज लिस्टेड इन द फिल इन द ब्लैंक्स लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या है? इसमें है विषयों का बंटवारा, मतलब कि कौन से क्षेत्र पर कौन जो है कानून बनाएगा, वो इसे 3 में बांटा गया है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बना सकती है। समवर्ती एक ऐसी सूची है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी राज्य भी। बेसिकली देखा जाए समवर्ती सूची में राज्य कानून बनाते हैं, ध्यान से सुनो। बेसिकली इसका मतलब नहीं भाई बनाते हैं, ध्यान से सुनो। राज्य जो है वो कानून, राज्य को लगता है कि यार कोई एक विषय है जो समवर्ती सूची में, केंद्र ने उस पर कानून नहीं बनाया हुआ है, राज्य को लगता है कि यार हमारे यहाँ इसकी जरूरत है तो राज्य कानून बना देता है, ठीक है। उसी को देख के 3-4 राज्यों को लगता है कि चलो हम भी बना लेते हैं, ठीक है, वो भी बना देते हैं। फिर एक दिन केंद्र को चंक चढ़ती है कि यार सही कह रहे हैं, इस विषय पे कानून होना चाहिए, तो केंद्र भी कानून बनाता है। तो जो राज्य कानून बनाते हैं उसके ऊपर फिर केंद्र का कानून इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, समवर्ती सूची में। तो कहने का मतलब है एक ही विषय पर पहले राज्यों ने भी कानून बना लिया, उन्होंने जरूरत पड़ी तो बाद में केंद्र को लगा कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, तो फिर बाद में वो कानून बनाते हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची जो है उस पर दोनों कानून बनाते हैं। सीबीआई जो है वो केंद्र सूची में है। जो सीबीआई है उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है? केंद्र का। अक्सर न्यूज में सुनते हो कि उस पार्टी पर सीबीआई का छापा पड़ गया है, उस पर सीबीआई का छापा पड़ गया, ये जो कार्यक्रम है उस पर, मतलब अगर कोई क्राइम घटना होती है तो लोग मोस्टली कहते हैं सीबीआई जांच की मांग की जाए। किसकी? सीबीआई जांच जो है इसकी मांग की जाए। राज्य कहता है हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिख के देंगे। किसे लिख के देंगे? केंद्र में। किसके कंट्रोल में? केंद्र के कंट्रोल में। किसकी सूची में? केंद्र की सूची में, ठीक है।
आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश्ड। जो ओबीसी है इसके लिए जो आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी स्थापना हुई है 1993 में। कब हुई है? 1993 में, ये याद रखिएगा। कब? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी स्थापना हुई है 1993 में। आगे, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया? 1925, 22, 27 और 23। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है वो इनमें से किस वर्ष में हुआ है? 1925, 22, 27 और 1930। कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना भारत में और विश्व में दोनों में की है एम एन रॉय ने। देखो, विश्व में कहने का मतलब है भारत की ओर से, है ना। तो देखो, एम एन रॉय हैं, इन्होंने सबसे पहले 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। बाद में यही व्यक्ति जो है 1925 में कानपुर में आया और वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसने? एम एन रॉय ने। सही जवाब हो जाएगा भारत में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा एम एन रॉय ने। कब की? 1925 में। जगह कानपुर। जगह कौन सी है? जगह कानपुर। ठीक है, जर्मनी में कम्युनिस्टों का एक सम्मेलन हुआ था 1905 में या 7 में, स्टुटगार्ड में। कहां पर? डेट ईयर अच्छे से याद नहीं आ रहा मुझे। स्टुटगार्ड में हुई थी। वहां पर सबसे पहली बार भारतीय झंडा लहराया गया था। भारतीय झंडा सबसे पहली बार जो है लहराया गया। किसने लहराया था? यह लहराया था भीमाजी कामा। मैडम भीमाजी कामा जो है इनके द्वारा लहराया गया था ये झंडा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे देखें। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? जो भारत का राष्ट्रपति भवन का निर्माण है, जो आज भी जो प्रेसिडेंट्स हाउस है, इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड? 1953, 29, 59 और 49। डिजाइन किसने किया? ये नई दिल्ली हो गई, संसद हो गई, ये डिजाइन की थी एडवर्ड लुटियंस ने। किसने? एडवर्ड लुटियंस ने। ये याद रखिएगा। किसने? एडवर्ड लुटियंस ने जो है इसको स्थापित किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, किसने? एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक, अच्छा, राष्ट्रपति से याद आया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में है? ठीक, एक इससे रिलेटेड आर्टिकल है 61, क्या है? एक आर्टिकल है 72, क्या है? एक है आर्टिकल 143, क्या है? एक है आर्टिकल 123, क्या है? ठीक है, 52 और कुछ? इतने देखो। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1929। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 1929। ये याद रखिएगा। ठीक, देखो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, 61 जो है ये क्या है? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। और याद रखिएगा ये अर्ध न्यायिक है। क्या है? अर्ध न्यायिक। ठीक है, 72 क्या है? ये है क्षमादान की शक्ति। क्या है? ये है क्षमादान की शक्ति। ये क्या है? ये है आपका परामर्श का अधिकार। क्या है? परामर्श का अधिकार। किससे ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, 123 क्या है? ये है आपका ऑर्डिनेंस, मतलब अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है, याद रखोगे? बहुत अच्छे। यह थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा।
साथ में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपके पास बुक है, ठीक है, जहां पर 10 प्रीवियस ईयर के सेट हैं, 5 प्रैक्टिस सेट हैं। जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से दिया गया है, तो इसे जरूर जो है परचेज कीजिएगा। यूपी पुलिस 2023 के लिए आपके पास सिपाही बैच है, क्रैश कोर्स है, 200 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन मिलेगा 7080108555, ठीक है। इस नंबर पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। और ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा। जो भी लिख लिया है उसको क्लास के जस्ट बाद आपको रिवाइज करना है। जो कुछ भी नया आपने लिखा है उसे क्लास के तुरंत बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।